Hello everyone, welcome to the daily analysis of the Hindu newspaper dated 21st of January. So on the first page, this news is about the recent visit of our Honorable External Affairs Minister S. Jaishankar ji at Sri Lanka. So what the title of the news says, we did not wait, did what was right to help Sri Lanka, said by Jaishankar ji. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि 19 और 28 ऑफ जनवरी को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने श्रीलंका विजिट करी। श्रीलंका विजिट करने के बाद उन्होंने श्रीलंका के जो अलग अलग ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर, सभी से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पे एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ कि श्रीलंका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे जी, उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई। सो बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर क्या बात रखी कि वी हैड डन व्हाट वाज राइट एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, मतलब दैट वी डिड नॉट वेट, वी डिड व्हाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका। इसका मतलब क्योंकि श्रीलंका की लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं, श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसका रीज़न क्या था कि कोविड एक सबसे बड़ा रीज़न, प्लस टूरिज्म सेक्टर वाज हार्डली हिट बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके पहले जिस तरीके से उसके पहले जो सरकार थी श्रीलंका में राजापक्सा फैमिली की, उन्होंने श्रीलंका का फोकस कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर दिया था श्रीलंका के फार्मर्स का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से भी जो प्रोडक्शन है उसमें डिले हुआ और बहुत सारे इश्यूज होने के बाद श्रीलंका की लास्ट ईयर स्थिति बहुत खराब थी। तो उस समय भी इंडिया ने यहाँ पे हर संभव मदद यहाँ पे प्रोवाइड की इन टर्म्स ऑफ कि लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे LOC यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, प्लस डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई, तो वो सब चीज़ें की गई। और अभी भी यहाँ पर 16 ऑफ जनवरी को यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया ने बेसिकली IMF से अगर कोई कंट्री लोन लेने जाता है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, आपको उनकी जो शर्तें होती है वो माननी पड़ती है। आज भी हम देखेंगे वर्ल्ड सेक्शन में कि पाकिस्तान ने जो पहले 4 शर्तों को मना कर दिया था, अब कहीं ना कहीं क्योंकि पाकिस्तान की भी स्थिति खराब है वो उस पर सहमति जाहिर कर रहा है। सो अभी क्या हुआ है, श्रीलंका ने पहले $2.9 बिलियन का यहाँ पर फंड मांगा था, किससे, IMF से। IMF या तो डायरेक्टली उस कंट्री को दे सकता है, अदरवाइज एक ऑप्शन और रहता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के जो पैसा यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं उसके अगर क्रेडिटर्स यहाँ पे अश्योरेंस दे, रिटर्न अश्योरेंस। और यहाँ पे यही चीज इंडिया ने करी कि इंडिया सेंट रिटर्न फाइनेंसिंग अश्योरेंस टू IMF, बिकमिंग द फर्स्ट बायलैटरल क्रेडिटर। दैट मींस क्रेडिटर इज बेसिकली ए पर्सन जो दूसरी कंट्री को यहाँ पर लोन देता है, मतलब क्रेडिटर। मतलब हम जैसे यहाँ पे सिचुएशन देखें तो इंडिया इज ए क्रेडिटर टू श्रीलंका, मतलब इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो उसका जो पैसा है तो बेसिकली ट्रेड होता रहता है, तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। सो मेजर क्रेडिटर्स जो है श्रीलंका के, दैट इज इंडिया इज देयर, देन चाइना इज देयर, देन जापान इज देयर। अगर ये तीनों देश रिटर्न अश्योरेंसेस दे देते हैं तो कहीं ना कहीं IMF के द्वारा जो लोन रिलीज करना है या जो डेट यहाँ पे रिलीज करना है $2.9 बिलियन का, वो श्रीलंका के लिए ईजी हो जाएगा उसको प्राप्त करना। तो उसी की पहल यहाँ पे इंडिया ने कर दी है और इंडिया ने $2.9 बिलियन की यहाँ पे बात रखी है। अब यहाँ पे द बॉल लाइज इन द हैंड्स ऑफ अदर क्रेडिटर्स की कितना जल्दी वो यहाँ पे इस पर सहमति देते हैं। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका हमारा नेबरिंग नेशन है और हमारे किसी भी नेबरिंग नेशन में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या इंस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमी, हर तरीके से, तो उसका एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश पे ही पड़ता है। तो इसी वजह से हमारा देश हमेशा से ये चाहता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेपाल की बात की जाए, बांग्लादेश, देन श्रीलंका की, तो इन सब देशों में जब इशू है, इवन म्यांमार में भी जो पॉलिटिकल इशू हुआ, मिलिट्री कू हुआ, तो उसके बाद हमारे जो उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उन्होंने वहाँ पे विजिट की। सो बेसिकली कहने का मतलब ये कि भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उसको वो फॉलो करता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर बिकॉज दे आर हैविंग कंटिन्यूअस स्टेलमेट सिचुएशन विद अस। सो उस वजह से उनकी बात रहने देते हैं। बट यहाँ पे ये जो देश है उनके साथ भारत हमेशा चाहता है कि उनको हर संभव मदद की जाए इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन। जब हमने वैक्सीन बनाई तो हमने वैक्सीन में इनको मदद करी, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स की, जब यहाँ पे कभी इवन अफगानिस्तान में भी जब इशू था, जब यहाँ पे तालिबान यहाँ पे पार में आ गया था, तो हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए हमने उस समय भी यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट यहाँ पे देंगे अलॉन्ग विद असेंशियल मेडिकेशन इज वेल। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं उसका। सो अभी यहाँ पर जिस तरीके से विजिट हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की, वो दर्शाता है कि किस तरीके से श्रीलंका और इंडिया के जो बायलैटरल टाइज है वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अब एक और चीज़ कि क्योंकि यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे जी नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उनको भी यहाँ पर एक ऑफिशियल इनवाइट यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ओर से दिया गया थ्रू एस जयशंकर जी कि आप आइए, इंडिया विजिट करिए, और दोनों देशों के जो लीडर्स उनके बीच में बातचीत होगी। और श्रीलंका की करंट सिचुएशन इस तरीके की है कि श्रीलंका धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली उसको यहाँ पर कुछ फंड्स यहाँ पे चाहिए बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए यहाँ पर इंडिया ने इस तरीके की फाइनेंशियल एश्योरेंस दे दी है। ठीक है, so this was about this news, and along with this
हमारे जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने बाकी दूसरे लीडर्स के साथ भी यहाँ पे बातचीत करी विथ रिस्पेक्ट टू जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट से बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर जो है अभी दिनेश गुणवर्धन, उनसे उनकी बातचीत हुई, फॉर्मर लीडर्स जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्षा, उनसे उनकी बातचीत हुई। तो काफ़ी सारे लीडर्स से उनकी बातचीत हुई विथ रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन एंड द बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एंड अलॉन्ग विद दिस कुछ बायलैटरल टाइज प्रोजेक्ट्स की भी यहाँ पे बातचीत हुई, चर्चा हुई दोनों देशों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। Okay, on the state news, we might see a question of one-liner. That is, what the news, the title of the news says, Wayanad becomes country's first district to provide basic documents to all tribal people. So इस तरीके का अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में जहाँ पे जितने भी ट्राइबल पीपल है उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब इशू कर दिए गए फॉर द ऑल ट्राइबल पीपल। सो करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज वायनाड डिस्ट्रिक्ट, जो केरला में है। और वायनाड हमने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना है, यहाँ से जो कांग्रेस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और अभी जो लोकसभा मेंबर है श्री राहुल गांधी, वो वायनाड डिस्ट्रिक्ट से ही केरला से चुन के आए हैं। तो यहाँ पे जो है वायनाड पहला ऐसा देश का हमारे ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने बेसिक डॉक्यूमेंट सारे ट्राइबल जो पीपल है, वहाँ की पॉपुलेशन है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। चलिए, देन विल मूव डायरेक्टली टू द एडिटोरियल पार्ट। So today we'll be discussing 2 editorial and 2 opinions. So for the title of the first editorial says, there is hardly any autonomy at the panchayat level. So यहाँ पे जो ऑथर्स है, उन्होंने दोनों ऑथर्स ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बात की है कि जो सिचुएशन अभी हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो पंचायती लेवल पे, मीन्स ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की अगर बात करें, जहाँ पे सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, तो ऑर्डर से इनिशिएट इसी से किया है कि रिसेंटली ही हमने देखा तेलंगाना में एक डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे रखा है भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, वहाँ पे एक उप सरपंच ने यहाँ पर सुसाइड कर दिया। अब आप सोचिए कि ये सबसे पहला प्रश्न आ रहा हो कि जो पॉलिटिशियन है ये इन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि आप हमारे देश में भले ही यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायती राज सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर उसमें दी गई है, बट क्या एक्चुअल में उनको इतनी पावर्स ग्रास रूट लेवल पे है या नहीं है, वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि जो लोकल पॉलिटिशियंस है, सरपंच है, उप सरपंच है, उनके पास फंडिंग नहीं आ पाती, प्लस जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे, और जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनको बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू फंड्स। तो क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए, अब लोगों की तो एक्सपेक्टेशन रहेगी, अब लोगों को की एक्सपेक्टेशन को अगर वो फुलफिल नहीं कर सकते थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली वो करेंगे क्या, दिल डेफिनेटली गो टू अदर सोर्सेज कि जहाँ से पैसा उधार लिया जा सके, सो दैट जब स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आएगा तब हम वो चुका देंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया है कि साल भर का से ज़्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा। तो अल्टीमेटली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अल्टीमेटली पावर देता है। इट टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है शुड नॉट बी वेस्टेड इन फ्यू हैंड्स, कुछ मतलब एकदम एक होता है सेंट्रलाइजेशन जहाँ पे कुछ लोगों के पास ही पावर है, बट जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो नीचे भी आपने पावर दे रखी है पंचायती राज सिस्टम में भी, बट उनके पास पावर है कि आप ये काम कराइए, बट उनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट कैसे करेंगे, यहाँ ये ऑथर्स ने पूछा। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑथर ने पूरा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की, प्लस द इशू ऑफ फंडिंग। अब यहाँ पे ऑथर्स ने ये भी बताया कि सबसे बड़े बड़े सोर्सेज क्या है कि इन लोगों के पास पैसा है, मतलब पंचायती राज सिस्टम में। तो पहला यहाँ पर ये बताया कि जो सरकार से ग्रांट है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेकंड कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वहाँ से आए, या फिर जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन वो करते हैं अपने पंचायत में, अपनी विसिनिटी में, वो यहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स है। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो थर्ड सोर्स हमने देखा, दैट इज जो टैक्सेस के होंगे वो बहुत कम है, और उससे उन गाँवों का डेवलपमेंट करना अपने आप में, या तालुकाओं का डेवलपमेंट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो ये ऑथर्स ने यहाँ पर बोला। इसी वजह से जिस तरीके से पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, ब्यूरोक्रेट्स का और स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, उसी की वजह से यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना इन लोगों के लिए, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा ऑथर्स ने यहाँ पर साइट किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे
कुछ दूसरे स्टेट्स के भी एग्जांपल दिए, हरियाणा की यहाँ पे बात की कि हरियाणा में क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ के भी जो, क्योंकि अभी भी बीआरएस में ये जो पॉलिटिकल पार्टी है और जिसके लीडर्स यहाँ पे चुने गए थे, और टीआरएस तेलंगाना की यहाँ पे बात की तो काफ़ी सारे लीडर्स इस वजह से यहाँ पे रिजाइन भी कर रहे हैं, बिकॉज जब वो यहाँ पे चुन के आए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, अब अगर उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो उनके नेक्स्ट इलेक्शन में चुन के आना मुश्किल रहेगा, बिकॉज उन्होंने जो वादे किए थे उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेट में इंडिविजुअली जा रहे हैं और इवन उसका पेमेंट यहाँ पे रोका जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ यहाँ पे द टैक्सिंग प्रोसेस ऑफ सीकिंग अप्रूवल। सो टैक्सिंग प्रोसेस मतलब बहुत मुश्किल, आपको अगर पैसा अगर अप्रूव कराना है तो आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा, आपको जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने होंगे, आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा कुछ भी आदेश है तो उसको, तो कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है, बट अल्टीमेटली आपके पास फिर भी पैसा नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हम पंचायती राज या टीयर 3 सिस्टम में देख रहे हैं। और ऑदर्स ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि हरियाणा का, जैसे मैं बात कर रहा था, तो हरियाणा में यहाँ पे ऑदर्स ने बताया कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे जहाँ पे जो कहीं ना कहीं कलेक्टर को या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, कलेक्टर है, उनको ऑथराइज करता है कि अगर कोई सरपंच उप सरपंच अगर अच्छे से काम नहीं करा तो उसको निकाल दिया जाए। अब उसके क्या रीजन है निकालने के, उसकी बातें यहाँ पर बताई गई है काफी सारी कि टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम अब्यूज of power, embezzlement or misconduct, the condition include mere refusal to carry out the orders of the district collector or commissioner or government for the proper working of the concerned ग्राम पंचायत। सो यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द टीयर 3 सिस्टम कि वो किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट करे। और उसके लिए यहाँ पे हमें एक अगर हमने बात करी है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उसके अंतर्गत उनको एम्पावर करना चाहिए और उनको पैसा डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचना चाहिए, सो दैट ये जो एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट उनको ऑथराइज करेगा, फिर उनके पास पैसा जाएगा, देन अल्टीमेटली काम होगा, तो उसी की वजह से जो डिले हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत है। तो इन चीज़ के बारे में, इस पूरी बात के बारे में यहाँ पर ऑथर्स ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बताया। चलिए अब सेकेंड एडिटोरियल देख लेते हैं। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द सेकेंड एडिटोरियल सेज, अ G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस। सो यहाँ पे ऑदर ने यहाँ पर बात की है कि G20 प्रेसिडेंसी यहाँ पर भारत के पास है, राइट। और G20 प्रेसिडेंसी हमारे पास ऐसे समय में आई है, अगर हम देखें तो जब कोविड से हम धीरे धीरे यहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे चल रहा है, फूड, फर्टिलाइजर, इन सब की इश्यूज हम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे सभी जगह। ऐसे में एक डेवलपिंग कंट्री का, साउथ एशिया की डेवलपिंग कंट्री दैट इज़ इंडिया, जिसको यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप मिली है, तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज भी है कि किस तरीके से इंडिया इस पर खरा उतरेगा, राइट। अभी की सिचुएशन अगर हम देखें, हमारे यहाँ पे ऑदर ने यही बताया कि पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल की यहाँ पर बात की ऑदर ने, बांग्लादेश की बात की, श्रीलंका की बात की। तो नेपाल में भी हमने देखा कुछ समय के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, इवन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। श्रीलंका की सिचुएशन हमने देखी है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। देन बांग्लादेश की सिचुएशन देखी, तो वो सब ऑदर्स ने यहाँ पर बता रखा है। तो कहीं ना कहीं G20 का जो हमारा एम है उसको फुलफिल करने के लिए सभी इंक्लूसिविटी यहाँ पर लानी चाहिए, और उसी के लिए यहाँ पर ऑदर ने बात की। ऑदर ने और क्या बात की कि हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, इसको हमें काम करना है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो इसी वजह से, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो हमारा मोटो है दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, एंड जो हमारी थीम है दैट इज वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये हमारी थीम है इस पर्टिकुलर G20 समिट की। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से हमारा देश इस पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली ऑफ प्रिसाइडिंग टू दिस G20 समिट, तो उसमें किस तरीके से इंडिया यहाँ पर एक कलेक्टिव वॉइस यहाँ पे साउथ एशिया की यहाँ पे रखे। यहाँ पे ऑदर ने प्रॉपरली जो है कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ, मेन फोकस जो रखा है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का, दैट इज अबाउट साउथ एशिया ओनली। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से प्रेसिडेंसी चेंज होगी और फिर 2024 में ब्राज़ील के पास रहनी है, देन 2025 में साउथ अफ्रीका के पास जानी है, तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरीके से अभी इंडिया ने एक समिट और रखी थी, वर्चुअल समिट 13 और 14 जनवरी को, जब ग्लोबल साउथ जितने भी रीजन है उनकी यहाँ पर समिट रखी थी, तो उससे भी एक दर्शाता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। बट यहाँ पे ऑदर ने ये भी बताया कि जो चैलेंजेस आए यहाँ पे, जो अपन ने भी बात की थी, पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस आए थे, श्रीलंका ने क्या चैलेंजेस फेस किए, उन सब के बारे में बताया। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑदर्स ने यही बताया कि जो अभी साउथ अफ्रीका वाला हमने डिस्कस किया, किस तरीके से G20 प्रेसिडेंटशिप कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के पास जानी है। और अभी भी जो G20 का जो ट्राइका है, ट्राइका का मतलब होता है कि बेसिकली करंट प्रेसिडेंट
प्रीवियस प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंट, राइट। तो ये तीनों भी डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट। तो वो भी अपने आप में दर्शाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज का रोल कितना प्रोमिनेंट यहाँ पे हो रहा है। और अगर सभी देशों को, जब हम बात करते हैं, हमारा कलेक्टिव जो मोटो है दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, और जब हम बात करते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो सभी देशों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नॉट ओनली द टॉप 20 नेशन। तो इन समिट के थ्रू और इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस और बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, उससे कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव वॉइस यहाँ पे डेफिनेटली आनी चाहिए, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर मानना है। कुछ सेक्टर्स पे भी यहाँ पे फोकस करने के लिए ऑर्डर ने बोला, दैट इज एनर्जी, हेल्थ एंड फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इनके सोर्सेज की यहाँ पर बात की, एलपीजी की यहाँ पर बात की। तो उन सब के लिए भी यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके और बेटर तरीके से हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। देन लास्ट इज चार्टिंग द वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ऑर्डर ने क्या बात करी है कि बेसिकली अब यहाँ पे इंडिया के लिए, क्योंकि हमें अब G20 प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, साल भर तक हमारे पास यहाँ डिफरेंट जगह यहाँ पर मीटिंग्स होनी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से हम अलग अलग जगह मीटिंग्स करें और जो लोगों की डिमांड्स है, स्पेशली साउथ एशिया की सभी लोगों की, उन सबको कलेक्टिवली यहाँ पे रख सकें। और जैसा मैंने इनिशियली भी बोला था कि जब स्टार्टिंग में जिस तरीके से हमारे पास, और स्पेशली जो सिचुएशन अभी हमारे देश में हो रही है, इन द वर्ल्ड स्पेशली हो रही है, जिस तरीके से कोविड के केसेस कुछ जगह बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बाकी इन्फ्लेशन बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास प्रेसिडेंसी आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम इसमें यहाँ पर उभर के आएंगे और बाकी देशों की जो एक कलेक्टिव वॉइस बन के यहाँ पे हम उभर के यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया, बट द फोकस रहा है दैट वाज ऑन साउथ एशिया ओनली। देन विल मूव टू द फर्स्ट ओपिनियन। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, वन सेकेंड, ट्रेड विंड्स, the worst effects of faltering western economies are yet to hit Indian exports। so यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली रिपोर्ट देखी थी जहाँ पे हमारे देश का पिछले महीने का, दैट मीन्स दिसंबर 2022 का जो एक्सपोर्ट है उसमें हमने शार्प डिक्रीज देखा अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के दिसंबर 2021 से। सो यहाँ पे ऑर्डर ने यही बोला कि जब हम कंपेयर करें एक साल पहले से तो डेफिनेटली ये कम है, बट ये जो कंपैरिजन है अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें या इंपोर्ट की, तो ये मतलब मंथ बाय मंथ होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो नवंबर 2022 से अगर दिसंबर 2022 का अगर कंपेयर करें तो वो एक बेटर सिचुएशन रहेगी, क्योंकि साल भर पहले जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति उसमें काफ़ी फर्क है, राइट। और स्पेशली पिछले साल जब हमने देखा, जब इकोनॉमीज रिवाइव कर रही थी, डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी, फॉरेन कंट्रीज़ की स्थिति अच्छी थी, बट अब यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि कुछ डेवलप नेशन जिनको हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं उनकी भी स्थिति खराब है और उनके देश में भी जिस तरीके से इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो इंपोर्ट इतना नहीं कर रहे हैं, और इंपोर्ट नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये होगा कि डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से भी हमारे देश में दिसंबर में हमने देखा 2022 में कि एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली। अब यहाँ पे ऑर्डर ने एक और चीज़ बोली कि दिस इज जस्ट स्टार्टेड, मतलब आने वाले समय में विल बी सीइंग कि काफ़ी सारे देशों में जिस तरीके की अभी सिचुएशन है, तो और देश ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ हमारे जो टाइज है उसमें जो बायलैटरल टाइज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड उसमें एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है। सो उसी की वजह से इन टाइम्स टू कम वी शुड बी रेडी कि जो हमारे सेक्टर्स है जिस तरीके से हम काम करें उसमें डिमांड को किस तरीके से या किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ये ऑर्डर ने एक सजेशन दी। उसी के साथ साथ यहाँ पे चाइना और कुछ देशों की बात की कि पहले जिस तरीके से चाइना एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट आफ्टर दिस कोविड हमने देखा, और स्पेशली अभी जो सिचुएशन चाइना में काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, वियतनाम में शिफ्ट हो गए, इंडिया में शिफ्ट हो गए, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया किस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ के बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से इंडिया यहाँ पर और बेटर तरीके से काम कर सकता है, उस चीज़ को भी ऑर्डर ने यहाँ पर बोला। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर ने जो मैंने यहाँ पर चाइना की बात रखी कि मैन्युफैक्चरिंग की अलग अलग इंडेक्सेस में किस तरीके से इंडिया यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस तरीके से अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि आप अगर देखेंगे अगर पिछले साल का अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का अगर एक्सपोर्ट देखेंगे, वी हैड सरपास इन टर्म्स ऑफ गुड्स $400 बिलियन, राइट। और उसमें हर महीने में हमने मोर देन $30 बिलियन करा था, इसी वजह से हम $400 बिलियन इन टर्म्स ऑफ ओनली गुड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, उसको हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से एक्सपोर्ट में थोड़ा सा श्रिंक देखने को मिल रहा है, तो इन कमिंग टाइम्स वी माइट सी कि किस तरीके के चेंजेस होंगे, बट येस उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि ग्लोबल डिमांड में कमी आई है, उसकी वजह से यहाँ पे अभी हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड ओपिनियन पे, एजिंग फैक्ट्री।
द डिक्लाइन इन चाइनाज पॉपुलेशन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। सो यहाँ पे जो चाइना की पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है, उस पर वर्ल्ड का इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी बात की। देखिए चाइना में पहले 1960 में 1980 में हमने देखा था जब चाइना की जो पॉलिसी यहाँ पे चेंज हुई थी, उसके बाद चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर करी थी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद क्योंकि चाइना अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है और इसी साल इंडिया उस चीज़ को सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो यहाँ पे चाइना में जैसे यहाँ पे वन चाइल्ड सिंगल चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर कर दिया गया इन द ईयर 1980, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग गई, और डिक्रीज होने लग गई तो जो एजिंग पॉपुलेशन है उनमें उनकी, क्योंकि न्यू बर्ड्स कम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनकी एज तो बढ़ ही रही है। तो इस वजह से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का पहले भी ऐसा मानना था कि चाइना आने वाले समय में जो, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा बेस है दैट इज़ द यूथ, बट चाइना में ऐसा नहीं। चाइना में अगर एज डिफरेंस देखेंगे तो इंडिया और चाइना का जो यूथ का जो एज बेस है वो अपने आप में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑदर ने ये बात की कि इसका इम्पैक्ट ना केवल चाइना पे बट इवन समूचे देश पे आएगा, समूचे विश्व पे आएगा। कुछ एग्जांपल्स भी ऑदर ने बताया और किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बताया। उस डेटा से पता चलता है कि द श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय एज मच एज 8,50,000 इन 2022 मार्क्स ए वाटरशेड मूवमेंट विद लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर चाइना इन द वर्ल्ड। प्लस चाइना में एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि चाइना की इकोनॉमी की भी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं, स्पेशली कोविड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली चाइना में अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि आपने 1980 तक की पॉलिसी रखी, फिर आपको पता चला नहीं इसमें दिक्कत है, तो फिर आपने फिर से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया, टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर 2016 में कर दी। लेकिन अब लोगों का वहाँ पे माइंडसेट ऐसा हो गया कि दे आर हैप्पी विद सिंगल चाइल्ड, राइट। तो उसी वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। प्लस चाइना में एक और सिचुएशन है कि हमारा देश इवन आफ्टर कोविड एंड एवरीथिंग फिर भी इतना सर्वाइव इसलिए इतना अच्छे से यहाँ पे इसलिए प्रॉस्पर कर पाया, रीजन बीइंग कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में हम लोग खर्चा करते हैं, राइट। बट चाइना की जो इकोनॉमी है वो सेविंग ओरिएंटेड इकोनॉमी, वो सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं और अल्टीमेटली सेविंग करने के बाद उस पैसे को कहाँ लगाते हैं, रियल स्टेट सेक्टर में, राइट। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने में, उन सब में वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो स्पेशली कोविड और इन सब के बाद बिजनेसेस ऑलरेडी ठप हो गए, तो और जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आई, और अब जो चाइना का रियल स्टेट सेक्टर है वो भी बहुत वहाँ पे खतरनाक हालत है, मतलब स्थिति बहुत खराब है। तो इसी वजह से यहाँ पे चाइना की जो स्थिति है उसी के बारे में ऑदर ने बताया कि केवल चाइना में जो ये पॉपुलेशन की वजह से जो इशू आ रहे हैं और अभी जो सिचुएशन है चाइना में, स्पेशली कीपिंग इन माइंड अदर इशूज एज वेल, तो उसका इम्पैक्ट ना केवल चाइना पे बट इवन समूचे विश्व पे। और जो हमने फर्स्ट एडिटोरियल ओपिनियन में ही बात की थी कि चाइना की जो अभी सिचुएशन है, स्पेशली जिस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना की जो इकोनॉमी है और जीडीपी फोरकास्ट है, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के देखते हैं तो उसमें एक शार्प डिक्रीज हमें देखने को मिला है। और इवन दो जब हमने पहले देखा था कोविड जब सभी समूचे विश्व में था एक्सेप्ट चाइना, और चाइना तो हालांकि केसेस पहले भी छुपा रहा था, आज भी छुपा रहा है, तो उस समय भी चाइना ने बताया था कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से जोरों शोरों पे चल रहा था। तो अब यहाँ पे सिचुएशन पूरी उलट है, क्योंकि अब जिस तरीके से हम बाकी जगह देख रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप हमने देखा, बाकी सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, बट ऐसे में चाइना भी जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते करते अब जिस तरीके का उसके देश में कहीं ना कहीं लोगों में रोष था, अब लोग सड़कों पर भी आ गए, ऐसी स्थिति यहाँ पर चाइना में देखने को मिल रही है। सो दिस वॉज अबाउट दिस ओपिनियन। सो जहाँ पे ऑदर ने बोला कि जो चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है उसका इम्पैक्ट ना केवल चाइना पे आएगा बट इवन दूसरे देशों पे भी यहाँ पर आएगा उसका इम्पैक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन पिटिशंस ऑन कास्ट बेस्ड सेंसस। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने, हमने पहले भी देखा था, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस करे। कास्ट बेस्ड सेंसस बेसिकली एक ऐसा सेंसस होता है जिसमें आपके पर्टिकुलर राज्य में कौन सी पॉपुलेशन कितने परसेंट है, मतलब कौन सी कास्ट के लोग कितने परसेंट में है, उसको यहाँ पर पता करने के लिए यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है। बिहार की जो सरकार, उन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर जून में ये उनकी असेंबली में रेजोल्यूशन यहाँ पर लेके आए थे, उसको पास कर लिया गया था कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस लाना चाहती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों लाया जाता है, इसको क्यों इनिशिएट किया जाता है और बिहार सरकार इसको क्यों लेके आई। फर्स्ट थिंग कि इससे आपको ये पता चलता है कि कौन से लोग, किस कम्युनिटी के लोग कितने परसेंट हैं और उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्या स्थिति है, और उसको अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार के लिए ईज हो जाए कि किस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर लेके आए। बट क्या सरकारें इस चीज़ को करती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जब कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया, और वो जो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं कम्युनिटी है या उस पर्टिकुलर रिलीजन से लोग आते हैं, उनको टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकी और अपने इलेक्शंस में इसका फायदा उठाया, ऐसा हमने देखा है पहले भी।
यहाँ पे बिहार सरकार ने जिस तरीके से इनिशिएट किया, उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट भी हो गया जनवरी में ही, और 21 जनवरी को उसका फर्स्ट फेज खत्म हो गया, सेकंड फेज अप्रैल में स्टार्ट होगा और देन उसका डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, देयर आर 3 पर्सन, उसमें एनजीओ भी है और 2 इंडिविजुअल है, वो यहाँ पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने पिटिशंस लगाई थी कि ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ये अथॉरिटी किसकी है, सेंटर की है, राइट। लेकिन यहाँ पर किस अथॉरिटी के अंतर्गत यहाँ पे बिहार सरकार इस चीज़ को इनिशिएट कर रही है वो उन्होंने पूछा। बट यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल जज हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि अगर आपको इससे रिलेटेड पिटिशन फाइल करनी है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों है, आपको यहाँ पर पटना हाई कोर्ट जाना था, पहले आप वहाँ पे आप बात करते, तो ये हमारी अथॉरिटी में नहीं आता। और वो सर, और फिर जब इसके बारे में बातचीत आई तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर जो भी अपनी एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से उन्होंने लिखा कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वेलकम्स द डिसीजन सेइंग दोज ट्राइंग टू स्टॉप द सर्वे हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। क्योंकि जब हमने कोशिश करी तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट नहीं मिला कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए, क्योंकि सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कभी भी इसके लिए सहमति जाहिर नहीं करी कि हम इसके सपोर्ट में। पहले भी हमने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र से काफ़ी एक डेलीगेशन गया था फॉर दिस कास्ट बेस्ड सेंसस, तब भी सेंटर से कुछ सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला था। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज। सो सेकेंड इज इंडिया इजिप्ट टू होल्ड डायलॉग ऑन डिफेंस टाइज ड्यूरिंग सीसी विजिट। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है उसमें जो इस बार चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट दैट इज अब्देल फतेह एल सिसी आ रहे हैं। वो 24 जनवरी को यहाँ पे हमारे देश में आएंगे। और फिर इजिप्ट और इंडिया की अगर बात की जाए रिलेशंस की, तो इजिप्ट हमेशा से वो देश रहा है, इवन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ OIC दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बट जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा या दूसरे इशूज अगेंस्ट इंडिया यहाँ पर बात की है, तो हमेशा जो ये सरकार है इजिप्ट की गवर्नमेंट अब्देल फतेह अल सिसी, उन्होंने इंडिया का यहाँ पे सपोर्ट किया है। और इंडिया काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे ये डिसाइड करता है किस तरीके से ये किसको हमें रिपब्लिक डे का गेस्ट बनाना है या किसको हमें इंडिपेंडेंस डे का गेस्ट बनाना है, राइट। पहले भी आपने देखा लास्ट ईयर जिस तरीके से सेंट्रल एशियन रीजन में इश्यूज बहुत थे, और इंडिया भी सेंट्रल एशियन रीजन में दैट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस एरिया में सेंट्रल एशियन रीजन में बेसिकली अफगानिस्तान में जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, तालिबान रूल में आया था, तो इंडिया भी अपनी प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में दिखाना चाहता था, राइट। क्योंकि हमारी डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बाउंड्रीज नहीं है, हम पाकिस्तान के थ्रू, POK के थ्रू शेयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि उस समय भी हमने जो 5 देश है अभी जो मैंने आपको बताया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन नेशन, उनके लीडर्स को बुलाया था। बट उस समय हमारे देश में पिछले साल कोविड था जनवरी मंथ में, तो उसी वजह से वो आ नहीं पाए थे। बट फिर भी एक वर्चुअल समिट हुई थी और दिल्ली डिक्लेरेशन उसका नाम रखा गया था। इन द सेम वे अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले 24 जनवरी को, और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइज यहाँ पे उनका डिस्कशन होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी, और डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सभी बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, और इवन कुछ बिजनेस, कुछ इन टर्म्स ऑफ ट्रेड को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरीके से और इंक्रीज किया जाए, कॉपरेशन किस तरीके से दोनों देशों में बढ़ाया जाए, उसकी भी डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत होगी। Okay, so this news we had discussed on the first page as well. Did what was right for Sri Lanka? यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे महिंदा राजापक्सा, उनसे उनकी मुलाकात यहाँ पे हो रही है। Okay. Yes, this is important. So what the title says, न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया। सो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर क्या इनिशिएट किया है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और क्योंकि आज के समय जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूसेज हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रमोशंस यहाँ पे काफ़ी बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू किए जाते हैं, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है और किस तरीके से वो लोगों को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूसेज बढ़ रहा है, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग जो कहीं ना कहीं कंपनीज है उनको केटर करती है, उनके थ्रू ब्रांड प्रमोशन यहाँ पे कराती है। सो यहाँ पे नई गाइडलाइंस यहाँ पे लाई गई है, और उनको बेसिकली एंडोर्समेंट गाइडलाइंस बोला है फॉर सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और अगर उनके द्वारा प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लेमर्स यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है अप टू ₹50 लाख। ये पर्टिकुलर गाइडलाइन में यहाँ पर बताया गया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की यहाँ पे बातचीत की गई कि किस तरीके से उन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, और सोशल मीडिया जब हम सर्फिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तब ऐसे समय में जब हम कुछ एड्स देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस आके अगर हम परचेज करते हैं या उससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और फिर हम उसमें हमारे साथ गलत होता है, धोखाधड़ी होती है, तो वो सब
उन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे ये गाइडलाइंस इशू किए और अल्टीमेटली इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कुछ उसका अगर कुछ एडवर्टीजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, पेड प्रमोशन, तो उसका अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, उसका डिस्क्लेमर दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसके बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे बताने जरूरी है एज पर दीज गाइडलाइंस विच हैज बीन इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। और दिस गाइडलाइन हैव बीन सेट बाय यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी, उन्होंने इसकी बात रखी, उन्होंने डिस्क्लोजर सारे आए। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? दैट इज कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। देन नेवी अग्निवीर इज लाइकली टू बी पार्ट ऑफ मार्चिंग कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे परेड नेक्स्ट वीक। सो यहाँ पे 26 जनवरी को जो हमारे अब एक नया बैच, जो फर्स्ट बैच है दैट इज ऑफ अग्निवीर स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी पता है कि जिस तरीके से जो 4 ईयर्स के लिए इनिशियली ये रहेगा, फिर उसके बाद कुछ लोगों को 15% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा 15 ईयर्स के लिए और बाकी को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने अनाउंस किया है वो उस तरीके से इंडक्ट करेगी। सो बेसिकली यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से अग्निवीर का यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो गया है, तो अब एक परेड में, मार्चिंग परेड में हम डेफिनेटली उनको देखेंगे इन आवर अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़। So now we'll move to the world section. On the world section, we'll be discussing 2 news. First is about the India and China. So what this news says, Xi Jinping speaks to troops along India-China border. So हम देखते हैं कि हमेशा जब इंडिया और चाइना के बीच में टसल होते हैं तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर चाइना को मुंह की खानी पड़ती है, हमने पहले भी देखा है। अभी भी यहाँ पे क्या हुआ है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पर जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो ट्रुप्स रहते हैं उनसे उनकी मुलाकात की और अल्टीमेटली उनका जो मोराल है उसको बूस्टअप किया कि आप जिस तरीके से वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पे प्रेज यहाँ पे जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर किया। सो अल्टीमेटली ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, हमने पहले भी देखा था जब चाइना में लास्ट ईयर विंटर ओलंपिक्स थे, तब भी चाइना ने क्या किया था कि कीप अबाउ जो एक जिनको टॉर्च बेरर बनाया था और वो पीएलए के जवान थे जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, तो उस चीज़ को भी इंडिया ने यहाँ पर अपोज किया था और इंडिया ने डिप्लोमेटिकली यहाँ पर बॉयकॉट किया था ऑफ विंटर ओलंपिक्स। सो अगेन इन द सेम वे यहाँ पे ऐसी ही एक चीज़ यहाँ पे की गई, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इटसेल्फ, शी जिनपिंग यहाँ पे जो पीएलए के ट्रूप्स हैं उनसे यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देन दिस वॉज अबाउट द टसल विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन रशिया, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और यहाँ पे जिस तरीके से जर्मनी यहाँ पर बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद रशिया की ओर से भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आए, उसको पढ़ सकते हैं। देन द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज एनालिसिस, दैट इज डेट रिटर्न, पाकिस्तान रेडी टू मीट ऑल IMF डिमांड्स टू रिवाइव बेल आउट प्रोग्राम। देखिए जब आपको पैसों की जरूरत है तो कितनी भी आपके ऊपर शर्तें लगाए तो आपको अल्टीमेटली माननी पड़ती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में हमने देखा कि जब 2019 में पाकिस्तान ने पैसा डिमांड किया था IMF से, तो IMF ने कुछ 4 शर्तें यहाँ पर लगाई थी, बट उसको यहाँ पे पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम ये शर्तें यहाँ पे अभी नहीं मान सकते। बट आज की पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान को हर हालत में पैसा चाहिए, डेट चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज उनके बहुत लो पे है और अगर उनको अपने देश को कहीं ना कहीं बचाना है तो डेट पे डिपेंडेंट होना है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि जितनी भी 4 शर्तें पहले IMF ने इनिशिएट की थी, जिस पे हमने कहीं ना कहीं एक टेम्पररी होल्ड डाल दिया था, हमने मना किया था, अब हम उन 4 शर्तों को हमने पूरी रिसर्च कर ली है और हम अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं, इन शर्तों को यहाँ पे मान लिया और हम चाहते हैं कि IMF के द्वारा ये जो 4 जितना भी पैसा हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं इसके बारे में बताया भी गया और $1.1 बिलियन की भी यहाँ पे बात की गई और $6 बिलियन पहले यहाँ पर बात हुई थी इन द ईयर 2019, तो वो पैसा यहाँ पे रिलीज किया जाए सो दैट हम हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे रिवाइव करा सके। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज दैट डेट रिटर्न पाकिस्तान रेडी टू मीट ऑल IMF डिमांड्स टू रिवाइव बेल आउट प्रोग्राम। Okay, so this was about today's analysis. So here I conclude with today's session. So that's all from my side. Thank you so much.